औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ के 12वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर जो है वो करंट ट्रेंड्स के बारे में होगा। जो आजकल के जो ट्रेंड्स हैं उसको मैंने सम अप कर दिया है। एक दो लेक्चर्स हम इस पे रखेंगे कम अज़ कम, और इसके बाद फिर बाकी जो हैं वो लेक्चर्स हम आगे देते देखते जाएंगे। The edge, there are two sides to every story, applies to special education. In early years of the special education, there was one clearly defined goal and appropriate education for students with disabilities. Parents, professionals, and students with disabilities relied together to attain this right. Having secured this goal, the allies splintered into numerous advocacy groups, each fighting for different issues in special education. हाँ, हर साइड की हर कहानी के दो साइड्स होते हैं। यही साथ जो है वो स्पेशल एजुकेशन पे भी अप्लाई होता है। कोई वक्त था कि जब बड़ा क्लियर गोल था स्पेशल एजुकेशन का कि अप्रोप्रिएट एजुकेशन हो जितने भी स्टूडेंट्स में डिसेबिलिटीज़ हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर पेरेंट्स, प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और इसी तरह से और बहुत से एडवोकेसी ग्रुप बन गए और हर कोई जो है वो अपने इशू को लेके आगे फाइट करने लगा। Issues such as school reform, full inclusion, standard assessment, and disability classification can be viewed not only from the last two perspectives, at least two perspectives, but from many variations or degrees of each. मतलब ये जो अहम इश्यूज हैं, स्कूल रिफॉर्म जो आज तक हुई है, इंक्लूजन फुल हो, हाफ हो, कुछ हो, स्टैंडर्ड्स असेसमेंट और जो क्लासिफिकेशन डिसेबिलिटी की, ये कोई बर्निंग इश्यूज हैं। Special education in the context of school reform. School reform has been buzzed since early 1980s, but special education was not often included in discussions of reform until about the turn of the 20th century. ये शुरू में रहा है, इस पे बहस होती रही है कि स्कूल रिफॉर्म होनी चाहिए, और ख़ासतौर पे 1980s में। लेकिन इस पे भी अभी कोई ख़ास वो एक्सेप्टेड अपोन वो नहीं हो सका कोई कि जी स्कूल रिफॉर्म जो है वो किस हद तक हो, कितनी हो और किस तरह की रिफॉर्म जो है वो होनी चाहिए। इसमें भी अभी इस पर बहस है कि स्कूल रिफॉर्म्स हो गई हैं और होनी चाहिए, या इसका क्या मतलब है। स्टैंडर्ड्स बेस्ड एजुकेशन जो दूसरा बड़ा इशू है वो है कि क्या स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन में लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस पे भी लंबी बहस है। आइडिया 1997 से लेके 2004 तक इस बात पे फोकस हुआ कि स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। The school performance and use accountability system to enforce standards. Historically, schools have not included students with disabilities in accountability system. शुरू में नहीं था, हमारे यहाँ शायद आज भी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उस तरह से अप्लाई नहीं होते स्पेशल एजुकेशन के इदारों में जिस तरह से जनरल एजुकेशन में या बाकी इदारों पर होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो है वो स्पेशल एजुकेशन के में भी अप्लाई होने चाहिए ताकि अदारों को अकाउंटेबल किया जा सके। तो वो फिर इसकी रेजिस्टेंस भी है, इसमें और भी बहुत सारी रुकावटें हैं। School choice reform focus on the freedom of the student to choose from a variety of alternative to general public education. इसमें हमारे यहाँ भी ये है कि क्या बच्चे सारे जो हैं वो पब्लिक स्कूलों में जाएं या उनका कोई अल्टरनेट भी हो जो पब्लिक स्कूलों से ज़्यादा बेहतर या उस तरह की या उससे कमतर बच्चे जहाँ पे जाना चाहें वहाँ पे जा सकें। तो यहाँ पे चार्टर्ड स्कूल्स, हमारे यहाँ जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रजिस्टर्ड स्कूल्स, वो एनजीओ के थ्रू हो, वो पब्लिक वो किसी प्राइवेट अदारे के थ्रू रजिस्टर्ड हो, तो वो जो है बच्चों के पास चॉइसेस हो। हमारे यहाँ भी हैं काफ़ी सारी चॉइसेस, स्पेशल एजुकेशन के अदारे प्राइवेट सेक्टर में रन हो रहे हैं और कई बहुत अच्छे रन हो रहे हैं। तो वो चॉइस जो है, ये भी एक इशू है कि वो जो चॉइसेस हैं वो सही हैं, उसमें मतलब सारे सब्जेक्ट या जो सरकार चाहती है वो ऑफ़र हो रही है कि नहीं हो रही, कोई स्टैंडर्ड मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, परफॉर्मिंग आर्ट वहाँ पे पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती, सब्जेक्ट कौन से हैं, टीचर कॉम्पिटेंसी क्या है। तो ये बहस जो है वो स्कूल चॉइस रिफॉर्म्स की, ये भी बहस तलब है, ये भी एक ट्रेंड है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए। School choice affects special education when restrictions are placed on entry into the particular schools. For example, should a student with mental retardation be allowed to attend a science and technology management school? Should student with severe emotional and behavioral disabilities be allowed to attend a chartered school emphasizing visual and performing arts? तो इस तरह की एग्जांपल हमारे यहाँ भी बहुत सारी हैं। वो नहीं रखते कई दफ़ा स्कूल, वो कहते हैं हमारी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो टीचर मौजूद नहीं है, पैसे फंडिंग का मसला है। तो हमारे यहाँ भी ये इशू भरल है। School choice proponents argue that single educational program works for all students, thus it benefits children, including students with disabilities, to be able to choose the school that best meets their needs. Also, school choice provides options for students who might otherwise drop out of the public system. जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं वो ये आर्गू करते हैं कि कोई एक स्कूल जो है वो सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, जनरल एजुकेशन नहीं पूरा कर सकते, इसलिए बच्चों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी अपनी जहाँ पे उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं उनको किया जा वहाँ पे जा सके। और वैसे भी पब्लिक सेक्टर के स्कूल सारी ज़रूरतें तो पूरी नहीं कर सकते, कई मसाइल हैं उसके भी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अल्टरनेट होना चाहिए स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। Placement. The debate about where student with disabilities best served is one of the most volatile issue in the special education. ये भी है कि कहाँ पे बेहतरीन प्लेसमेंट है उसकी, for inclusion, continuum of the alternate inclusion और any other जो है वो उस पे जाना चाहिए उसको। तो ये भी इशू बहरहाल ये है कि प्लेसमेंट कहाँ पे ज़्यादा, पूरे इंक्लूजन के स्कूल तो शायद ही हो, कॉन्टिनम है कि इतना हो जाए, इतना जनरल एजुकेशन, इतना स्पेशल एजुकेशन। हमारे यहाँ तो वो भी शायद ही कोई एक आध स्कूल है जहाँ पे ये मॉडल जो है अप्लाई हो रहा है। फुल इंक्लूजन, इन फुल इंक्लूजन all students regardless of disability, health needs, academic abilities, service needs and often preference of parents or student are educated full time in general education class in their neighborhood school, the school they would attended, they know disability. In this model the child receives special education support services in the general education classroom. फुल इंक्लूजन में फिर वो बच्चा सारा साल जनरल एजुकेशन के स्कूलों में ही पढ़ता है और वहाँ पे सर्विसेज उसको स्पेशल जो उसकी डिसेबिलिटी की नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली दी जाती है। तो फुल इंक्लूजन थोड़ा मुश्किल काम है, आइदर अ टीम टीचिंग अप्रोच और कंसल्टेशन ऑफ द रेगुलर क्लासरूम टीचर विद द स्पेशल एजुकेशन, थोड़ा सा मुश्किल है, हो रहा है ये भी दुनिया में। Proponents of the full inclusion believe that pulling a child out of the classroom to provide special education services or placing a child in self-contained classroom or special school is inherently unequal and inferior and therefore immoral. ये कहते हैं कि अगर बच्चे को आप जनरल एजुकेशन से निकाल लेते हैं और जहाँ पे जैसे उसने सोसाइटी में ज़िंदगी बसर करनी है तो जनरल एजुकेशन में भी नॉर्मल बच्चों के साथ रहे ताकि वो सारी चीज़ें सीख ले जो उसको सोसाइटी में एक्सेल करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसको जनरल एजुकेशन क्लासरूम से निकाल लेते हैं, सिर्फ स्पेशल में डाल देते हैं, तो वो कहते हैं ये गैर अखलाकी भी है और उसकी फिर वो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। तो फुल कॉन्टिनम या फुल इंक्लूजन जो है वो होनी चाहिए। फुल कॉन्टिनम ऑफ प्लेसमेंट्स, प्रोपोनेंट्स ऑफ फुल कॉन्टिनम ऑफ अल्टरनेटिव प्लेसमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द आइडिया नोट दैट सिंस 1975 द लॉ हैज मैंडेटेड अ कॉन्टिनम ऑफ प्लेसमेंट इंक्लूडिंग full time in a general education classroom, part time in a special education or resource room, full time in a special education, self contained classroom. तो ये 3 तरह की रिक्वायरमेंट है आइडिया के तहत, या उसको पूरा टाइम जनरल एजुकेशन में रहेगा और थोड़ी देर स्पेशल एजुकेशन जाएगा, या थोड़ा टाइम स्पेशल एजुकेशन में और रिसोर्स रूम में गुजारेगा, या पूरा का पूरा टाइम वो स्पेशल एजुकेशन के इदारों में गुजारेगा। इन ए सेपरेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल और एट ए रेजिडेंशियल फैसिलिटी, होम बाउंड और इन हॉस्पिटल। तो ये 6 तरह का कॉन्टिनम जो है वो हो सकता है। द एग्री दैट फुल टाइम प्लेसमेंट इन जनरल एजुकेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर सम स्टूडेंट बट नॉट फॉर ऑल एवरी स्टूडेंट। मतलब जनरल एजुकेशन में सारे स्टूडेंट तो सर्वाइव नहीं कर पाते ना, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका अच्छा हल यही है कि कुछ जनरल एजुकेशन और कुछ देर के लिए स्पेशल एजुकेशन भी होनी चाहिए। नेम गेम ये पहले भी हो चुका है कि नाम में क्या रखा है, लेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, लेबलिंग ज़रूरी नहीं है, लेबलिंग का कोई फ़ायदा है, इस पर हम अच्छी खासी बहस पहले पूरा लेक्चर कर चुके हैं
कि लेबलिंग काम करती है कि नहीं करती। अब तक तो लेबलिंग का कोई अल्टरनेट नहीं है, तो इसलिए इसका फिर होना ही ज़रूरी है। इसी से ही बच्चे पहचाने जाते हैं, इसी से क्लासीफाई होते हैं। लेबल्स हेल्प टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर प्रिपेयर फॉर एन student with an appropriate education. Schools can better manage their budgets if they can quantify and describe the student needing additional funds and services. ये भी है कि लेबलिंग से फिर पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें किस तरह की चाहिए और कितने पैसे दरकार है उसके लिए। An extension of the labeling issue is categorical versus non-categorical labeling. Categorical labeling specifies a disability based on categories in idea. Non-categorical labeling tags students with a disabled or developmentally delayed without specifying the precise disability. दोनों तरह से ये आइडिया भी दोनों तरह से करता है कि कैटेगरीज होनी चाहिए। नॉन कैटेगरी में सिर्फ डिसेबल कह देते हैं और उसको ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करते। Disability qualification. Some disabilities can be measured and defined objectively and thus are easily identifiable. If a child classified as a blind, there is usually agreement about what blindness means and whether the qualifies for special education or other services. However, many disabilities are not easy to identify and label. तो ये भी इशू है आज तक भी कि क्लासिफिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। कुछ है बड़ी क्लियर है, जैसे एक एग्जांपल इसने दे दी है, कुछ है जो क्लियर नहीं है। Judgmental categories such as learning disability, mental retardation, emotional disturbance, autism and giftedness requires professional judgment and subjective analysis. Severe and multiple disabilities, though often easier to identify, also create controversies because judgment is required to distinguish the level of disability. तो ये भी issues हैं categories के साथ और judgmental categories के साथ। Learning disability भी controversial है कि एलडी जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई होंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कैटेगरिकली लेबल्ड है लर्निंग डिसेबिलिटी। दिस इज आयरनिक बिकॉज एलडी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसेबिलिटी टू डिफाइन। सम इंडिविजुअल बिलीव दैट एलडी इज सिंपली अ सोशल कंस्ट्रक्ट फॉर दो स्टूडेंट हु हैव नॉट हैड एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन। बड़ा मुश्किल है, मुझे मैथ किसी ने पढ़ाया ही नहीं, अब तो मैथ मुझे तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं लर्निंग डिसेबल। इंस्ट्रक्शंस का इशू है, सोशल है असल में ये, इसलिए ये बड़ी डिफ़िकल्ट क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से इसको डील करना है। मेंटल रिटार्डेशन इज आइडेंटिफाइड बाय बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड पुअर अडेप्टिव बिहेवियर इज द pervasive in all areas of the life. Intellectual disability and adaptive behavior can both be ambiguous as different tests yield different intelligence quotient. तो ये भी पहले भी बहस हुई है कि मेंटल के दो हिस्से हैं इसके। एक वो इंटेलिजेंट कोफिशिएंट है जो इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल है, फिर सोशल अडेप्टिव बिहेवियर है। वो भी देखे ना, मतलब मैंने कभी लाहौर नहीं देखा या बड़ा शहर नहीं देखा, तो अब मैं तो फिर अडेप्ट जल्दी नहीं कर सकूँगा, हैंडीकैप हो जाऊँगा कई मामलात में। तो इसमें भी कंट्रोवर्सी बहरहाल है कि इसको किस तरह से डील करना है। A disproportionately large number of children from minority population and ये भी कई दफ़ा हो चुकी है बहस इस पे भी कि जो पुअर हैं, जो दूर दराज के इलाकों से हैं, जो रिमोट एरिया से हैं, वो उसमें ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये भी क्लासिफिकेशन ज़्यादा कन्फाउंडिंग है, कन्फ्यूजन इस पे रहती है कि इसको कैसे डिफ़ाइन करना है। Severe to protracted difficulties in relationship with other people. Controversy about regarding who should be included in this category of emotional disturbance. IDEA excludes from ED students who are socially maladjusted but not emotionally disturbed, but it does not define social maladjustment. Maladjustment भी एक social construct है, कैसे define करेंगे, हर एक का different है। Autism is a pervasive development disability affecting approximately 1 in 500 children. Onset is noted before the age of the 3 years. ये भी वैसे ही है कि कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, कितनी सारी कैटेगरीज हैं। सिंड्रोम ऑफ द एस्पर्जर्स परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर PDD है। Great confusion and disagreement as to whether these are separate disabilities or different levels of the severity of the autism. तो ये भी इशू बड़ा है। Attention deficit disorder and attention deficit hyperactive disorder. Attention deficit disorder and attention deficit hyperactive disorder, ADD or ADHD, have always been controversial. One reason for this is that the characteristics of ADHD, including careless mistakes on schoolwork, forgetting daily activities, fidgets with hand or feet, or talking excessively, can, in average child,
तो ये भी बहरहाल इशू तो है. व्हाट मेक्स डायग्नोसिस ऑफ ADHD डिफिकल्टीज डिटरमिनिंग वेदर दीज कैरेक्टरिस्टिक आर बियॉन्ड नॉर्मल फॉर स्टूडेंट्स एज एंड हैव बिकम अ डिसेबिलिटी. तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आजकल के हालात में बर्निंग हैं, ट्रेंड्स हैं, इस पे बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए. और इसका कोई मतलब जो अच्छा अल्टरनेट है, जो अच्छा सोल्यूशन है, उस पे फोकस एज ए टीचर हमें भी करना चाहिए. अल्लाह हम सबका हम नासर हो.